करना चाहती हूँ और अमरोहा की जनता से यही कहूंगी, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी को। जिस लड़ाई को, इस देश को बचाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई का संकल्प लेकर के ये दोनों निकले हैं, इसको आपको पूरा करना है। आपकी ताकत इनके साथ खड़ी होगी। दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके राहुल जी और अखिलेश जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं दरख्वास्त करता हूं आप सबसे तालियां बजाकर अपने महबूब नेता का स्वागत करिए। मैं दरख्वास्त करता हूं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भाई दानिश अली जी से, वो आके बुके भेंट करे माननीय हम सब के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को। अब मैं स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी से दरख्वास्त करता हूं, वो यहां पे आके हम सब के नेता राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं इस अमरोहा की धरती पर स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इस अमरोहा की धरती पर उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे दानिश अली जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर से मजबूती के साथ आपकी बात लोकसभा में उठाते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, यह आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय महबूब अली साहब का स्वागत करता हूं। सभी मंच पर इंडिया गठबंधन के हमें सभी सबका स्वागत करता हूं। अपने प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी का स्वागत करता हूं। सभी साथियों का, हमारी बहनें, सबका स्वागत, अभिनंदन। और ये जो हुजूम सामने खड़ा है, निश्चित तौर से आज अपने नेताओं को सुनने आया है। हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। और एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो आपने संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती से जो 8 जगह चुनाव हुए हैं, उस 8 जगह चुनाव का जो एक तरफा संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 8 सीट जीत रहा है, इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश के अंदर गया है। और आने वाले समय में जो 26 तारीख को आप संदेश दोगे अमरोहा की धरती से, उसका संदेश भी पूरे देश और प्रदेश में जाएगा। जो ताकत आप यहां से देंगे, वो संदेश हमें ताकत देगा, बल देगा। और बनारस की धरती पर नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोग ताकत दो, मजबूती दो। इन्हीं बातों के साथ अपने नेताओं का स्वागत करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय इंडिया गठबंधन। साथियों, एक साथ नारा लगाएंगे जोर से, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। अब मैं आप सबके बीच में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम सबके भाई नेता दानिश अली जी को निवेदन करता हूं कि आप सबके बीच में अपनी बात को रखें। इस देश के करोड़ों किसानों, नौजवानों के दिलों की धड़कन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, मंच पे उपस्थित हमारे सदर के विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब, विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब, समरपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, पूर्व मंत्री जगराम सिंह जी, राहुल कौशिक जी, हाजी छप्पन साहब, अशफाक साहब, अतुल प्रधान जी, और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी, प्रमोद तिवारी जी, ना मिश्रा जी, हमारे राशिद अलवी साहब, लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह जी, और मंच पे उपस्थित परवेज
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी और सारे नईमुल हसन साहब, चंद्रपाल सैनी जी, मैं जिनका जावेद आब्दी साहब, मैं जिन लोगों का नाम बोल रहा हूं उनसे माफी चाहते हुए आप सब लोग जितने मंच पे मौजूद हैं, निर्वाल जी और सामने मेरे किस्मत के, इस देश की किस्मत के मालिकों, मैं आज आपके बीच इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में अमरोहा में आपको यहां पर आमंत्रित देखते हुए आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर राहुल जी और अखिलेश जी को सुनने आए हैं। मैं उनके और आपके बीच में दीवार बनना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र आज केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री जी बीजेपी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। 17वीं लोकसभा में अमरोहा ने जो करके दिखाया पार्लियामेंट के अंदर, अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार इस देश के किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के खिलाफ जो नीतियां बनती थी उनके खिलाफ अमरोहा की आवाम की तरफ से हमने लगातार विरोध करने का काम किया। मैं आपके बीच सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां पर इस बात का सबूत है, राहुल जी और अखिलेश जी अमरोहा से कितना प्यार करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि गठबंधन की पहली रैली अमरोहा के अंदर हुई है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि इस लोकसभा के अंदर जो आपने भेजा था लगातार 5 साल, राहुल जी, हम लोग लोकसभा के अंदर भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आदरणीय राहुल जी का कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अमरोहा का हाथ पकड़ा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अखिलेश जी का कि पिछली बार भी उन्होंने जो है साथ दिया, इस बार भी वो खुद चल करके हमें यहां जिताने के लिए, अमरोहा को जिताने के लिए यहां पर साथ आए हैं। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैंने 5 साल लगातार आपकी सेवा की है, लेकिन अगर सेवा में कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि अमरोहा की आवाम, अमरोहा की जनता इंडिया गठबंधन को जिताएगी, मुझे भी माफ करेगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता साफ करेगी। मैं इसी उम्मीद के साथ कि अमरोहा एक बार फिर इतिहास रचेगा। पिछली बार जितने मार्जिन से आप लोगों ने अमरोहा को जिता करके भेजा था, दानिश अली कुछ नहीं है। दानिश अली को अमरोहा की आवाम ने प्यार दिया, इसलिए दानिश अली उस हौसले के साथ पार्लियामेंट के अंदर इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का काम किया। और इसीलिए क्योंकि मैं दानिश अली ने संघर्ष किया उस दमनकारी सरकार के खिलाफ, इसलिए दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर गाली भी खानी पड़ी। और यही वजह है कि दानिश अली को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूरा घूंटा गाड़े हुए है। लेकिन उसके बावजूद आज ये जो सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इस बात का सबूत है कि अमरोहा की जनता 2019 के बाद वाला जो इतिहास है केवल उसको दोहराएगी नहीं, बल्कि उससे ज्यादा मार्जिन से यहां से जिता करके भेजेगी। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप आने वाली 26 तारीख को हाथ के पंजे के आगे वाले निशान के आगे वाला बटन दबाएंगे और केवल दानिश अली को ही नहीं जिताएंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद,
जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं आपके सामने लोकप्रिय विधायक महबूब जिसे अरे कमाल अख्तर तो रह ही गए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आपको आमंत्रित करता अपनी बात को रखें। आज हम शुक्रगुजार हैं कि अमन की बस्ती अमन की बस्ती, औलिया इकराम की बस्ती, बामन परस्तों की बस्ती, सावलाए साहब की बस्ती, वासुदेव जी की बस्ती, सांप्रदायिक सौहार्द की बस्ती में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रदेश में सबसे पहला एक्सप्रेस दिया, जिन्होंने नौजवानों को रोजगार तथा हाथों में लैपटॉप दिया, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के साथ साथ 10-90 दिया, जिन्होंने बेटियों की स्वावलंबी बनाने के लिए पढ़ो बेटी हमारी बेटी उसका कल कन्या विद्याधन दिया, जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा गरीब महिलाओं को पेंशन दिया, जिन्होंने ये स्टेडियम दिया जिसमें आज हम खड़े हैं, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। आज हम उनका दिल की गहराइयों से अमरोहा की सरजमी पर बार बार शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार हैं। दूसरे हमारे गठबंधन के नेता जिनके परिवार ने आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश के लिए बलिदान दिया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा कर साबित किया है कि हम देश की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, सर्व समाज की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, हर अमन परस्त को साथ लेकर गठबंधन करके लड़ाई लड़कर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आज दोनों क्रांतिकारी नौजवान हमारे बीच में हैं। अब देश इनके कहे पर चलेगा। बताओ अमरोहा वासियों, हाथ उठाकर बताओ कि इकट्ठा होकर इनके साथ खड़े होकर वोट देंगे ना देंगे? हाथ उठाओ, मेरे साथ हाथ उठाओ। बार बार शुक्रिया। और मैं खासकर राहुल जी से कहना चाहता हूं, आप बड़े नेता, आप हमारे नेता यहां बैठे हैं, ये गठबंधन अमरोहा की सरजमी इतिहास लिखेगी। मैं अपनी जमीन से खुद कह देना चाहता हूं, लिख कर ले जाना, 50,000 से कम मैं जिताऊंगा और पार्लियामेंट अपनी विधानसभा से 50,000 से जिताऊंगा मैं, आज लिख कर रख लेना। और पूरी पार्लियामेंट से भी हम जिताने का काम करेंगे। बार बार आपका हमारी सरजमी पर धन्यवाद। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत कि जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान अपनी तरक्की, अपनी उम्मीद जिसके चेहरे में देखते हैं, जिसने अपने माथे की पसीने की बूंदों से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर समाजवादी की दास्तान लिखी, जिसने माननीय मुलायम सिंह यादव की गोद में पलकर गरीबों को देखा और सारी जिंदगी गरीबों की गरीबी मिटाने का काम किया। और दोस्तों, यही वजह है कि आज जब उनके हाथ में बागडोर आई और उस बागडोर आने के बाद नौजवान के हाथों से हथौड़ा छीन के लैपटॉप देने का काम किया, मैं गुजारिश कर रहा हूं ऐसे समाजवादी पार्टी के आकाश पे चमकते हुए सूरज श्री अखिलेश यादव जी के वो आए और इसका इस्तकबाल करें। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सांसद दानिश अली जी, मंच पर उपस्थित जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री महबूब अली साहब,
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री कमाल अख्तर जी, विधायक समरपाल सिंह जी, संचालन कर रहे जावेद आबदी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में सांसद प्रमोद तिवारी जी, मोना तिवारी जी विधायक, और यहां पर उपस्थित दोनों दलों के सभी हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे गठबंधन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये चुनाव 2024 का चुनाव और इस जगह पर दिखाई दे रहा है कि ऐतिहासिक वोटों से दानिश अली जीत करके जा रहे हैं। इधर पहले चरण का चुनाव हमने, आपने, सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें
तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में क्या नहीं कम हो रहा है? और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए और अपने वोट के एक अधिकार को बचाने के लिए आप लोग सब मिलकर के दानिश अली को जिताने का काम करना, इनकी मदद करने का काम करना। बताओ, मदद करेंगे आप लोग? दानिश अली जी को मदद कर करके लोकसभा में भेजोगे? हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है। सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई। सरकार में बहुत काम हुए हैं। सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना। काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहां के लोग ठान लेंगे तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, बहुत वोटों से जिताया था। यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं। ये गठबंधन जो बना है, यहां एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे ये गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। जो सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, वो आपके सामने है और बहुत सारी तकलीफ परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है और इस भेदभाव को मिटाने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए आप लोग वोट कर देना। और दानिश अली जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके चुनाव चिन्ह हाथ पर एक एक वोट दे करके इन्हें लोकसभा में भेज देना। यही मैं कहने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अपने नेताओं का भी धन्यवाद। कांग्रेस और तमाम दल के लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब अगली बार लोकसभा में जाएंगे तो दानिश अली जी वहां दिखाई देंगे और आपकी आवाज को लोकसभा में बैठ करके बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। साथियों, अब समय आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार था। अब मैं आपके बीच में मां भारती के लाल जननायक राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी,
महबूब अली जी, प्रमोद तिवारी जी, कमल अख्तर जी, आराधना मिश्रा जी, जावेद अब्दी जी, समरपाल सिंह जी, राशिद अलवी जी, हमारे कैंडिडेट दानिश अली जी, स्टेज पे सीनियर नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बैठ जाइए। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में,
उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? मैंने आपको बोला, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। और आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, आपने हमें बता दिया कमी कहां है, मगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है? बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है? गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है? किसानों की मदद कैसे करेगी? ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने आया हूं और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले, गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करने वाले हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी। कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है, मगर यह कभी नहीं कहते कि जब नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया तो उनकी आदत खराब होती है। यह कभी नहीं कहते। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी होगा। अगर उनको पैसा मिलेगा तो मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। तो हमारा पहला कदम, जिसे हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, क्रांतिकारी काम है। दुनिया की किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया आज तक। किसी भी देश की सरकार ने जो हम करने जा रहे हैं यह सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने यह काम किया, बाकी देशों की सरकार लाइन लगा देंगी और सारी की सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, इंडिया गठबंधन ठगाठक हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे, राहुल जी
हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी देखो, नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया, 2 तरीके के शहीद बना दिए। एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है। ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, यह आपके लिए योजना है।
इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है। प्राइवेट कंपनियों में, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर में और सरकारी ऑफिसेज में हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट डालेगी। उसके बाद 1 साल के बाद आप ट्रेंड होगे। हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स होगी और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्रांतिकारी काम है और ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां किसान भाई हैं और नरेंद्र मोदी जी ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है। मैं जानता हूं, आप देखते हो अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, दिल में आपको दर्द होता है और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता और आपके दिल में यही 2 सवाल हैं। पहला, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता, और दूसरा, हमें धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? तो इन 2 सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने यूपीए के समय किया था, वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं भाई, हम किसानों का एक कमीशन बैठाएंगे और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी वो कमीशन किसानों का कर्जा माफ करेगा। और दूसरा काम, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दी जा रही है। सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। अब यहां मजदूर बैठे हैं, खड़े हैं, आप कहोगे गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा? सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा। मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है, कितना है रेट, कितना है मनरेगा का? कितना है मनरेगा का? 200, चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है? कितना? उसे डबल कर दो, दुगना कर दो उसे। तो 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले संविधान की रक्षा, और दूसरी चीज, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने जा रही है। कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने देखा होगा, ये मीडिया वाले यहां बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं ना? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने आंकड़े निकाले, भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है, आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं, सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। यह है जादू। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली, बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। एक पिछड़ा नहीं है इनमें, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी, पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में कंट्रोल नहीं चाहते, शायद आप कहो। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। भाई और बहनों, बात समझो। दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अब आप कहोगे राहुल जी हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए। पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कभी पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भैया राहुल जी कॉर्पोरेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं। तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फिर आप अपना आदमी वहां चाहते नहीं हो। यही दो चीजें हो सकती है, और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है भैया, आप कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते, आप प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते, सरकार में तो भागीदारी चाहते हो ना।
या वो भी नहीं चाहते? वो भी नहीं चाहते तो चलो फिर छोड़ते हैं भैया, पूरा का पूरा इनको दे दो, चलते हैं घर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और यही दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। 90 लोग सरकार चलाते हैं, उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 90 अफसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, 3 आपके, आपकी आबादी कम से कम 50%, और 90 में से 3 आपके, आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका, दलितों की आबादी 15%, 90 में से 3 उनके। मगर यह जरूरी नहीं है, जरूरी आंकड़ा मैं अब आपको देने जा रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। फिर से कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसा। इन सबको जोड़ो, आपकी आबादी 73% है। 73% लोग 100 रुपए में से 6 रुपया 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, मगर कितना और कैसा अन्याय हो रहा है वो आपको बात समझ नहीं आ रही। वो आज मैंने आपके सामने रखी है। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने समस्या तो बता दी मगर इलाज नहीं बताया, हम फंसे पड़े हुए हैं, 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय हम ले रहे हैं, सरकार में भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने मूड खराब कर दिया, हमें सच्चाई बता दी और फिर सुझाव नहीं दिया, है ना? तो जवाब भी दे देता हूं। आपको कभी चोट लगी है? लगी? हाथ टूटा आपका? पैर टूटा? फ्रैक्चर हुआ कभी? हुआ? क्या हुआ? पैर का हुआ? पैर का फ्रैक्चर हुआ। जब पैर का फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? पहली बात क्या कही थी? एक्सरे कराओ, एक्सरे कराओ। मैं भी यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो।
हिंदुस्तान का एक्सरे करा दो और पता लगा दो कि हिंदुस्तान की संस्थाओं में, सरकार में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान की 90% आबादी में से कितने लोग हैं। जाति जनगणना भाइयों और बहनों, जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब इससे किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चोट लग रही है लोगों को, किसानों को, मजदूरों को एक्सरे करा लो। एक्सरे से दर्द तो नहीं होता ना, एक्सरे से कोई डरता तो नहीं है ना, एक्सरे ऑपरेशन थोड़ी है, एक्सरे तो मतलब कुछ नहीं होता। तो जब मैंने कहा कि भैया देश का एक्सरे कराओ, नरेंद्र मोदी कहता है बिल्कुल नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं एक्सरे तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि 90% की कितनी भागीदारी है। आप देख लेना, मैंने यहां भाषण दिया, अखिलेश जी ने यहां भाषण दिया, आप देख लेना, नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको टीवी पे 15-20 घंटे दिखेगा, मगर जो हमने यहां क्रांतिकारी बातें कही हैं वो आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। पूरा देश जानता है, ये आपके हैं ही नहीं। अच्छा, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये बेचारे, इनकी बात, इनकी गलती नहीं है, इनको ऊपर से ऑर्डर आता है, इनको सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं, इनकी गलती नहीं है। इनके जो सीनियर लोग हैं उनकी गलती है। देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो ये मैं आपसे कहने आया था, इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन जाति जनगणना हो गया इस देश में, उस दिन देश बदल जाएगा। क्रांतिकारी काम है, ऐतिहासिक काम है, और इसको इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अखिलेश जी और जो सीनियर नेता यहां आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मुरादाबाद की बधाई।